Hey everyone, welcome back to my channel, and this is the lecture number 3 of the series which we have already started. दो वीडियोस ऑलरेडी इस पर अपलोड हो चुकी हैं एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एंग्लो नॉर्मन पीरियड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड। इससे पहले की वीडियो में हमने किया था एंग्लो सेक्सन पीरियड और उसके बाद एंग्लो सेक्सन पीरियड के कितने लिटरेचर थे उनके बारे में, उस लिटरेचर में क्या क्या पोइट्री मेनली फेमस थी। नाउ आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड, इससे पहले पब्लिश करी थी या फिर इससे पहले अपलोड करी थी, बिकॉज जितनी भी वीडियोस हैं दे आर समहाउ कनेक्टेड, क्योंकि कनेक्शन है तभी तो हम इसको एक सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड दीज वीडियो, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में उनका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूँगी। नाउ हम बात करेंगे अब इसमें कि हमने बोला था कि एंग्लो सेक्सन का जो पीरियड था जिसमें क्रिश्चियनाइजेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था, लोगों ने जो एंग्लो सेक्शंस थे उन्होंने भी अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया था, उनके जो वर्क्स थे उसमें भी क्रिश्चियनाइजेशन के आइडियाज़ आने लग गए थे, क्रिश्चियन आइडियल्स आने लग गए थे। अब टाइम आता है इसका कि अब यहाँ पर भी कोई और इन्वेडर आएगा और उसके बाद जो इंग्लैंड था उसे जीत लेगा और उसके बाद उसका एक नया किंगडम स्टार्ट होगा। सो 1066 AD, सो 1066 AD से पहले का जो टाइम पीरियड है विच इज़ कॉल्ड एंग्लो सेक्सन एज, ठीक है, एंग्लो सेक्सन पीरियड या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड आप बोल सकते हैं। अब 1066 में क्या हुआ, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई, ये एक वॉर हुआ था, ये क्यों हुआ कैसे हुआ हम अभी देखते हैं। तो 1066 AD के बाद क्या हुआ, नॉर्मन का जो टाइम पीरियड था, एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड या फिर एंग्लो फ्रेंच टाइम पीरियड भी बोलते हैं, मिड इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं, तो ये स्टार्ट हो गया। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्यों हुई, क्योंकि जो उस टाइम पे जो किंग थे, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था विलियम द कॉन्करर को कि ही विल बी द किंग आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो उन्होंने हेरोल्ड को, जो दूसरा किंग था, उसको अपने सक्सेसर बना दिया था। तो जो उस टाइम पे किंग थे, किंग हेरोल्ड जो थे इंग्लैंड के, वो रूल कर रहे थे और उन्हें डिफीट कर दिया विलियम द कॉन्करर ने आके, जो कि फ्रांस के किंग हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बिट्रे किया गया, उन्हें पहले प्रॉमिस किया गया पर उन्हें बनाया नहीं गया किंग। तो वो यहाँ पर आते हैं, इन्वेट करते हैं, एक फाइट करते हैं और उसके बाद जो हेरोल्ड थे, किंग जो इंग्लैंड के किंग थे, उन्हें डिफीट कर देते हैं। अब जब उसे डिफीट कर दिया गया तो न्यू जो फ्रेंच जो रूलर आया वो क्या हुआ, विलियम द कॉन्करर जो था वो फ्रेंच रूलर था और अब वो इंग्लैंड का रूलर भी बन गया। तो जब वो रूलर बना तो ऑब्वियसली जो फ्रांस था फ्रांस बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, जैसे कि हमने कहा जैसे ब्रिटिश था वो रूलर बन गया था इंडिया का, तो उसी तरीके से जो फ्रांस था वो रूलर बन गया इंग्लैंड का, और जो फ्रेंच स्पीकिंग रूलिंग क्लास थी वो इस्टेब्लिश हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रांस जीत गया और फ्रांस ने इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया, तो जो फ्रांस की लैंग्वेज है, जो फ्रांस के लोग हैं, दे वर ऑन द अपर हैंड, और जो नीचे के लोग थे, जो कि एंग्लो सेक्सन पीरियड के लोग थे, दे वर समहाउ सप्रेस्ड, उनकी लैंग्वेज सप्रेस हो गई, वो सप्रेस हो गई। अब क्या हुआ कि जो फ्रेंच लोगों की जो लैंग्वेज थी, वोकैबुलरी थी, वर्ड थी, उसने इंग्लिश को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, जो ओल्ड इंग्लिश पहले बोली जाती थी, एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड पे बोली जाती थी, और धीरे धीरे ये जो इनके वर्ड्स थे, वोकैबुलरी थी, उसने धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड में इन्फ्लुएंस कर दिया अपना। अब जो एंग्लो फ्रेंच थे और एंग्लो नॉर्मन भी बोल सकते हैं, ये जो फ्रेंच से फ्रांस से लोग आए थे, तो इनकी जो लैंग्वेज थी ये हो गई एरिस्टोक्रेटिक की लैंग्वेज, एरिस्टोक्रेट्स की लैंग्वेज। जैसे कि अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं, तो ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, तो जो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी, वो जो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज थी, गोरे लोगों की लैंग्वेज थी, वो क्या हो गई, वो अपर हैंड पे थी। उनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी, जितने भी वर्किंग क्लास थे और जितने भी रूलिंग क्लास थी या फिर जितने भी अमीर लोग थे, वो इंग्लिश बोलने लगे। ऑल्दो जो इंडिया के लोग थे, जो हिंदी बोलते थे या फिर इंडियन लैंग्वेज बोलते थे, वो क्या हो गए, वो कॉमन मैन की लैंग्वेज बन गई, इंडियन लैंग्वेज दब गई, और जो ब्रिटिश आए थे वो ऊपर उठ गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे हुआ, जब फ्रेंच लोग यहाँ पर आए, एंग्लो फ्रांस का जो पीरियड स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंच जो थी वो एरिस्टोक्रेट्स की लैंग्वेज बन गई, अमीरों की लैंग्वेज बन गई, और जो सेक्शंस की लैंग्वेज थी, जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो कॉमनर्स की लैंग्वेज बन गई। तो सोसाइटी में इंग्लैंड में दोनों लैंग्वेज चल रही थी। तो इससे क्या हुआ, जब दोनों लैंग्वेज चल रही थी तो इंग्लिश में धीरे धीरे दोनों ही लैंग्वेज की वोकैबुलरी आने लग गई, सेक्शंस की भी और नॉर्मन्स की भी। इंग्लिश तो ऑलरेडी वहाँ पर थी, क्योंकि ब्रिटॉन्स भी तो कुछ तो बोलते थे, सेक्शन तो अपने पास जर्मैनिक टंग लेकर आए थे, और नॉर्मन अपने पास जो थे वो नॉर्मन डायलेक्ट लेकर आए थे फ्रेंच की। तो जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई उसके बाद क्या हुआ कि जब दोनों की लैंग्वेज यहाँ पे मिक्स होने लग गई, तो जैसे कि मैंने बोला कि दोनों तरीके की लैंग्वेज यूज़ हो रही थी,
जो अमीर लोग थे वो सब अपनी फ्रेंच बोल रहे थे, जो अपर क्लास थे, एरिस्टोक्रेट थे, और जो ओल्ड लोग थे, एवरेज पीपल थे, वो क्या बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश और सेक्सन बोल रहे थे। तो जब दोनों ही लैंग्वेज सोसाइटी में यूज़ हो रही थी तो धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों ही लैंग्वेज आपस में ब्लेंड हो गई। बोथ लैंग्वेजेस ब्लेंडेड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ न्यू लैंग्वेज। और वो न्यू लैंग्वेज कौन सी थी, वो मिडिल इंग्लिश स्टार्ट हुई। तो मिडिल इंग्लिश को क्या बोला जाता है, मिडिल इंग्लिश को बोलते हैं कि मिडिल इंग्लिश वॉज अ लैंग्वेज विच समहाउ ब्रिजेस द डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जो कि एंग्लो सैक्सन्स की थी, एंड अर्ली मॉडर्न जो चौसर की एज में स्टार्ट हुई थी, चौसर ने लिखनी स्टार्ट करी थी। तो उन दोनों के बीच में ये जो मिडिल इंग्लिश थी वो एक ब्रिज का काम करती है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा वो बना दिया कि ओल्ड इंग्लिश में सेक्सन्स की लैंग्वेज थी जो कि जर्मेनिक ट्राइब और ब्रिटॉन्स का मिक्सचर था। उसके बाद मिडिल इंग्लिश आती है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें एंग्लो नॉर्मन्स की लैंग्वेज है, जिसमें सेक्सन की और फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज जो है वो ब्लेंड हो रही है। स्टैंडर्ड बन की लैंग्वेज चौसर के टाइम की लैंग्वेज पहुँचेगी, जो कि चौसर के हाथों में जाएगी और वो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क लिखेंगे। नाउ अब बात आती है कि ये सब हो गया, ठीक है, लैंग्वेज आ गई, ये हो गया, वो हो गया। उसी टाइम पे एक वॉर हुआ था। लैंग्वेज तो इतनी फैली, लेकिन उस टाइम पे एक और लैंग्वेज प्रोमिनेंट हो रही थी, और वो लैंग्वेज कौन सी थी, वो लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज। अब पूछने वाली बात ये है कि फ्रेंच लोग अपने साथ फ्रेंच लेकर आए थे, फ्रांस से जो आए थे वो फ्रेंच लेकर आए थे। सेक्सन्स जो थे, एंग्लो सेक्सन्स, वो जर्मनी अपनी टंग लेकर आए थे। पहले के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलते थे, विच इज़ ब्रिटॉन्स लैंग्वेज। तो यहाँ पे लैटिन कहाँ से आ गई? अब लैटिन तो वहाँ पे बोली नहीं जाती थी, तो लैटिन आई कहाँ से? तो लैटिन आती है क्रूसेड्स के बाद। क्रूसेड्स क्या है? क्रूसेड्स एक वॉर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि लैटिन कैसे आती है। तो जो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर है, जैसे कि आपने होमर पढ़ा है या फिर ओविड पढ़ा है, तो जब आप क्लासिकल की बात कर रहे हो आपके माइंड में क्या आता है कि जितने भी वर्क्स हैं दे आर ऑल इन आइदर इन लैटिन और इन ग्रीक। तो हम देखेंगे कि जब चौसर आया था तो वो जो टाइम पीरियड था वो रेनेसा का टाइम पीरियड था। रेनेसा 15th सेंचुरी में आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेनेसा जस्ट एकदम से आउट ऑफ सडन पब्लिक हो गया या फिर आउट ऑफ सडन वो सोसाइटी में स्प्रेड हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो ऑब्वियसली जो उसका एक पेव था, जो एक रास्ता बनाया जा रहा था, वो पहले से बन रहा था। क्योंकि रेनेसा का मतलब क्या है? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल वर्क्स। और क्लासिकल वर्क्स कहाँ से है? क्रूसेड्स है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं 11th सेंचुरी में, 1 और 6 के अराउंड में। और रेनेसा तो 15th सेंचुरी में आता, जब चौसर था। तो चौसर के टाइम से पहले जो रेनेसा आया, वो उसकी जो स्टार्टिंग थी वो 14th सेंचुरी में हो गई थी। और 14th सेंचुरी में रेनेसा की स्टार्टिंग कैसे हुई वो हम अभी देखते हैं। तो 11th सेंचुरी की हम बात करिए तो 11th सेंचुरी में क्या हुआ, जो पोप थे, जो होली एम्पायर था रोमन का, ही वॉज द वन हु रूल ऑल द कंट्री ओवर द यूरोप। ठीक है, वो था जो कि कोई भी रूल पब्लिश करता था, और जितने भी क्रिश्चियन सोसाइटी थी, क्रिश्चियन कंट्रीज थी, दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द पोप, जो कि होली एम्पायर पोप था रोमन का। तो उसने क्या किया, सडनली उसने he was the one who was spreading Christianity in world as well. तो he called all the Christians कि तुम सब आ जाओ। he called all the Christian people in Europe to fight against the Muslims। तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बुलाया, who were reclaiming the holy land। एशिया के अराउंड का एरिया हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम्स हैं who are reclaiming the land, हमें उनको यहाँ से हटाना है, उनको उनकी लैंग्वेज को, कल्चर को सप्रेस करना है, and we have to establish Christianity here as well। तो जब वो जितने भी क्रिश्चियन पीपल थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि वेस्टर्न में जितने भी लोग थे, जितनी भी कंट्रीज थी, तो वो सब क्या हुआ, वो सारे लोग इकट्ठा हुए एंड दे फॉट अ वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स इन ईस्ट। जब वो ईस्ट में आए उन्होंने एक वॉर किया, और दिस होली वॉर वाज नोन एज द क्रूसेड्स। तो क्रूसेड्स बोला जाने लग गया उसे। तो इसमें क्या हुआ, जितने भी लोग यहाँ पे वॉर में गए थे, दे आर नोन एज द क्रूसेडर्स। तो क्रूसेडर्स जब वहाँ से वापस आए, जब वॉर खत्म हो गया, एंड व्हेन दे केम बैक इन देयर कंट्री, जहाँ जहाँ से वो आए थे, वो अपने पास क्या लेकर आए, दे ब्रॉट मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम ईस्ट। अपने साथ वो ईस्ट से टेक्स्ट लेकर आए, स्क्रिप्ट्स लेके आए, विच वॉज रिटन इन लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज। वो क्लासिकल टेक्स्ट थे, और क्लासिकल टेक्स्ट जब यहाँ पर आने लग गए, जो कि ग्रीक में लिखे गए थे, रोमन में लिखे गए थे, जो इतनी भी चीज़ें थी लेटिन में लिखे गए थे, उनमें किन किन के वर्क्स थे, अबाउट द वर्क्स ऑफ रोमन फिलोसफर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इन सब के वर्क्स उसमें इंक्लूड थे। तो जब वो वहाँ से क्लासिकल टेक्स्ट लेकर आ गए अपने कल्चर में, वेस्ट में, तो उसके बाद दोनों ही आइडियाज़ का आपस में फर्टिलाइजेशन होने लग गया, दोनों ही आपस में आइडियाज़ मिक्स होने लग गए। इसे बोलने लगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन।
अब क्या हुआ, जब वहाँ से टेक्स्ट लेके यहाँ पे लोग आ गए, तो इससे 2-3 चीज़ें हुई जो कि अब आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि रिफॉर्मेशन भी होता है। रिफॉर्मेशन भी तो हुआ था ना 14th सेंचुरी के अराउंड में हुआ था आई थिंक। तो रिफॉर्मेशन जब हुआ तो वो क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने देखा कि जो चर्च है वो करप्ट हो चुके हैं। और चर्च करप्ट कैसे हुए थे, लोगों का ध्यान कैसे गया, तो वो क्रूसेड्स की वजह से गया था। जब क्रूसेड्स हुआ तो लोगों ने देखा कि जो ब्लड शेड है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग चर्चेस कि चर्च ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसे कंट्रोल क्यों नहीं किया। उनका जो बिलीव था वो डिसबिलीव में चेंज हो गया और लोगों को चर्च का करप्शन दिखाई देने लग गया। एंड रिफॉर्मेशन आने की जो स्टार्टिंग थी वो यहाँ से हो गई। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो चर्च थे उन्होंने अपनी पावर को खोना स्टार्ट कर दिया। इन द 400 AD अराउंड द टाइम पीरियड, तो जो यूरोप था, एंटायर यूरोप वाज पेगन। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेगन रिलीजन को फॉलो करते थे, दे वर नॉट क्रिश्चियन। लेकिन 500 से 600 AD तक आते आते जो क्रिश्चियनिटी थी, इसने अपने कहीं ना कहीं रास्ते बना लिए थे ऑल ओवर द यूरोप, और पेगन था वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म होने लग गया, दब गया। और जो मिडिल इंग्लिश आई तब तक तो पेगन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, लगा लीजिए एंग्लो नॉर्मन की जो पीड़ा है उसमें। अब इससे क्या हुआ, जो चर्च थे, चर्च को एक रास्ता मिल गया टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और जब उन्हें मनी मिलने लगी उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। एंड दे हैव द पावर, चर्च के पास पावर थी, पोप के पास पावर थी, क्लर्जी मैन के पास पावर थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने उन चीज़ों का गलत यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। दे यूज टू बिल्ड चर्च, जितना वो बड़ा बना सकते थे बहुत ज़्यादा चर्च बनाए गए, क्योंकि जितने चर्च बनेंगे उतना वो लोगों के ऊपर पावर कंट्रोल कर सकते हैं, उतनी उनके पास मनी होगी। कैथोलिसिज्म जो था वो डोमिनेंट रिलीजन बनता जा रहा था। यूरोपियन जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ पर भी एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड में ऐसा हो रहा था। अब कैथोलिसिज्म जो था, कैथोलिक नेशन जो था, दे वर यूज टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड और लॉ ऑफ द पोप। उनके जो आइडियाज़ थे, वो जो लॉ पास करते थे, ऑल द क्रिश्चियन कंट्रीज हैव टू फॉलो द रूल्स। तो जब उनको वो रूल्स फॉलो करने थे तो चर्च के पास पावर बहुत ज़्यादा आ गई थी, उनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। ऑन दैट टाइम चर्च सर्व एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन, कि जो चर्च थे वो एजुकेशन का एक पर्पज सर्व करते थे, बिकॉज मैनी पीपल वर नॉट एजुकेटेड। मैनी नहीं बोलेंगे हम, बट बोलेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट एजुकेटेड ऑन दैट टाइम। तो क्या था, दे हैव टू रिलाई ऑन द क्लर्जी मैन, ऑन द पोप फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी टेक्स्ट, एनी बाइबल, फॉर एनी टेक्स्ट और एनी काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम द बाइबल। तो उन्हें उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। एंड इससे क्या हुआ कि जो पावर थी वो चर्च के पास बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंड थे, क्लर्जी मैन के ऊपर डिपेंड थे फॉर एनी इंटरप्रिटेशन, एनी काइंड ऑफ नॉलेज। लेकिन जब क्रूसेड्स हुआ, क्रूसेड्स के बाद क्या हुआ, जब टेक्स्ट यहाँ पर ब्रॉट कर लिए गए, लेके लोग यहाँ पर टेक्स्ट लेकर आ गए, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ गए, तो क्या हुआ कि अवेलेबिलिटी बढ़ गई टेक्स्ट की। जो बाइबल अभी तक सिर्फ चर्च में हुआ करती थी, जो नॉलेज सिर्फ पोप दिया करते थे, वो अब सरेआम बाज़ारों में बिकने लग गई। बिकने नहीं लग गई बोल सकते हैं, बट जब इतनी ज़्यादा टेक्स्ट वहाँ पर आ गई तो लोगों ने भी उन्हें इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एजुकेटेड, पर जितने लोग एजुकेटेड थे उन्होंने भी तो उन चीज़ों को इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग थे उनकी लिटरेसी रेट बढ़ने लग गया। एंड पीपल आर नो लॉन्गर वो बाउंड टू and people were no longer bound to just go to the church and rely on the pope or the clergyman for the answers, but they have their own classical text जहाँ पर वो देख सकते हैं, they can find the answers of their questions, कि वो क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। अब जब सेक्युलर स्कूल्स स्टार्ट होने लगे, क्योंकि जब एजुकेशन बढ़ने लगे, टेक्स्ट अवेलेबल हो गए, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड अप ए स्कूल विच वॉज नॉट अंडर द चर्च और दे ऑफ पावर। तो क्या हुआ, जब स्कूल बिल्डअप होने लग गए, चर्च और क्लर्जी मैन की जो पावर थी कहीं ना कहीं एजुकेशन पे, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। अब चर्च ने अपना कंट्रोल खो दिया ओवर द एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन तो अब गली गली में बंटने लगी, लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इंटरप्रिटेशन जो थी वो समझ में आने लग गई। तो जो लोग थे वो अभी तक बिलीव करते थे दैट वी आर समवन ऑन द लोअर स्टार्टर, और दे आर समवन हु हैज़ द पावर और हु हैज़ द एबिलिटी टू इंटरप्रेट द बाइबल और इंटरप्रेट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। तो वो जो उनकी एक सोच थी वो बदलने लग गई। नाउ द people becoming more and more educated, उन्हें पता लगने लग गया, they were becoming aware of the corruption of the church, कि चर्च में कितना करप्शन हो रहा है। और जब उन्हें ये चीज़ें पता लगने लग गई तो क्या हुआ, कॉल फॉर द रिफॉर्मेशन, लोगों ने सोचा कि अब इसको बदलने की ज़रूरत है।
वी हैव टू डू समथिंग कि जो चर्च है, चर्च का जो करप्शन है वो ख़त्म हो। तो रिफॉर्मेशन में क्या हुआ, मार्टिन लूथर किंग ने भी स्टार्टअप किया था, जो भी किया था वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो चर्च जब लोगों को दिखने लग गया कि जो पोप है वो अपना ही फ़ायदा कर रहे हैं, जो चर्च है वो करप्ट दिखने लगे, क्लर्जीमैन जो थे दे वर बिकमिंग वेल्दियर, कि भाई हम जो पैसे पे करते हैं उससे क्या हो रहा है, चर्च वेल्दियर हो रहे हैं, पोप वेल्दियर हो रहे हैं, चर्च में करप्शन बढ़ता जा रहा है। तो पीपल जो थे, लोगों जो थे, उन्होंने ये चीज़ें नोटिस करी। लोगों का अब डिसबिलीव हो गया चर्च में कि चर्च ऐसा नहीं है कुछ जो कि हम रिलाई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सेक्रेड, बिकॉज हम बोलते हैं कि चर्च में जीसस क्राइस्ट है, लेकिन जो पोप है उनकी वजह से चर्च भी करप्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे एज ऑफ रिवाइवल का एक बर्थ होने लग गया। धीरे धीरे एज ऑफ रिवाइवल आएगा, रिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जहाँ पर कैथोलिसिज्म कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेगा और प्रोटेस्टेंट भी स्टार्ट होने लगेगा। तो एक चीज़ तो ये हुई कि चर्च ने अपनी पावर खो दी क्रूसेड्स के बाद। पहला चीज़ तो ये हुआ क्रूसेड्स के बाद। सेकंड चीज़ ये हुई कि क्लासिकल टेक्स्ट जब आ गए, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, बर्थ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। हम आज जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो जो यूनिवर्सिटी थी वो लाइट में आई क्रूसेड्स के बाद में। तो जब क्रूसेड्स हो गया, आ गया, वॉर ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा ब्लडशेड हो गया, लोगों को करप्शन दिखने लग गया। अब बात थी यूनिवर्सिटीज़ की, तो टाउन्स में भी स्कूल्स डेवलप होने लगे, वेर स्टूडेंट्स वर टॉट अबाउट द क्लासिकल नॉलेज, क्लासिकल टेक्स्ट। तो उन्हें बताया जाने लग गया, कोई जो पर्सन था जिसके पास वो नॉलेज थी, जिसने वो टेक्स्ट पढ़ा है, दे यूज टू ट्रांसफ़र इट टू द स्टूडेंट्स, कि हाँ वो स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे। और क्लासिकल टेक्स्ट मेनली क्या होते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट ऑलवेज टॉक अबाउट रीजंस, कि हाँ आपके पास रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो जब लोगों को रीज़न मिलने लग गया, पहले क्या था, दे वो मोर बाउंड कि पोप ने जो बोल दिया वही चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या हुआ, उनके पास रीज़न है, दे हैव द रीज़न कि हाँ अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें देन व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो उनके पास रीज़न आ गया, लॉजिक आ गया, वो क्वेश्चन करने लग गए। तो पीपल क्या थे, दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट केयरफुली, दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट रैशनली, कि हाँ हमें एक रैशनल आइडिया चाहिए, रीज़न चाहिए, वाई वी हैव टू फॉलो दिस। तो जब जितने नंबर ऑफ स्कॉलर्स बढ़ रहे थे उस टाइम पे, टीचर्स बढ़ रहे थे, आर्टिस्ट बढ़ रहे थे, क्राफ्टमैन बढ़ रहे थे, तो उन सब ने क्या किया, धीरे धीरे अपने अपने तरीके से गिल्ड्स को डेवलप कर लिया। जैसे कि अगर हम बोलें कि आज की सोसाइटी में टीचर्स का एक अलग ग्रुप होता है, जैसे कि स्कूल्स हैं, और जैसे जितने भी एमएनसीज़ के वर्क होते हैं उन्होंने एक अपना अलग ग्रुप डेवलप कर लिया कि वो कंपनीज एमएनसीज़ हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, टीचर्स ने अपना अलग गिल्ड बना लिया, आर्टिस्ट ने अलग बना लिया। और ये गिल्ड्स क्या थे, दे वर द एसोसिएशन ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन। सेम काइंड ऑफ पर्सन मतलब कि सेम प्रोफेशन से जो लोग थे, और ये इंश्योर करते थे दैट वी हैव टू गिव अ क्वालिटी मटेरियल एंड वी हैव टू स्टैंडर्डाइज इट, कि हाँ हम जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे वो ऐसा ऐसा होना चाहिए, वी हैव टू कंडक्ट एग्जाम्स और वी हैव टू डू दिस और डू दैट। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक वर्क स्टार्ट किया, एक गिल्ड बना लिया। इससे क्या हुआ, जो गिल्ड्स थे दे डेवलप्ड इनटू सम काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज था पहले, तो वो धीरे धीरे डेवलप होकर यूनिवर्सिटी बन गया, एंड नाउ वी हैव यूनिवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ। तो यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ, बर्थ ऐसे हुआ। अब इस टाइम पीरियड में जो एंग्लो नॉर्मन का टाइम पीरियड था और जो मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड था, वट वर द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये तो था कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन सोसाइटी में क्या हो रहा था उसी से तो ये पता चलेगा ना कि सोसाइटी क्या लिख रही थी, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी। तो जब फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर आ गई तो वर्ड ऑर्डर स्टार्ट होने लग गया। अब वर्ड ऑर्डर मतलब कि जो वर्ड ऑर्डर है बिकेम यूनिफॉर्म, कि हाँ एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा वेर यू हैव टू पुट योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से एक सेंटेंस प्रिपेयर होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड में आने लग गई। धीरे धीरे जो इंग्लिश थी विच वॉज एन ओल्ड इंग्लिश, जिसमें इतना कुछ नहीं था, अब उसमें धीरे धीरे आके चेंजेस होने लग गए, नई स्पेलिंग से स्टार्ट होने लगी, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग गया, और बहुत ज़्यादा डायलेक्ट्स जैसे कि इंग्लैंड में बोली जाती थी। अब अगर मैं बोलूँ इंडिया में, तो इंडिया में भी बहुत सारे डायलेक्ट हैं, लेकिन अगर हम इस एक स्पेसिफिक की बोले तो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ऑल्दो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है बट स्टिल हम उसे यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड में बोली जाती थी, इंग्लिश जो बोली जाती थी, उसमें बहुत ज़्यादा डायलेक्ट थी, लेकिन जो लंदन के डायलेक्ट थी उसे बोल दिया गया कि ये जो डायलेक्ट है दिस इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, दिस इज़ द स्टैंडर्ड डायलेक्ट। तो उसे स्टैंडर्ड बोल दिया गया, और उस टाइम पे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल्स वर डेवलप्ड। सर्कल्स मतलब कि 3 तरीके की उस टाइम पे जो पोइट्री थी या फिर सॉन्ग्स थे वो लिखे जाने लग गए।
इसमें प्रोज भी आ सकते हैं क्योंकि प्रोज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। प्रोज एंग्लो सेक्सन पीरियड में डेवलप हो गए थे, धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे। तो इसमें 3 साइकिल्स थी। द फर्स्ट वन इज द मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ रोम। ये 1 2 3 मैंने डाल दिया है। अब मैटर ऑफ ब्रिटेन में क्या होता था, दे ऑल द स्टोरीज और द पोएम्स वो ऑल अबाउट द किंग आर्थर। किंग आर्थर के आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में कि इनका एक राउंड टेबल था। किंग आर्थर थे, वो बहुत बड़े, बहुत ही ग्रेट नाइट थे। उनकी जो तलवार थी, स्वॉर्ड था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो ये सब चीज़ें, उनका जो आर्मर था वो कैसा था, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, राइट। आई एम काइंड ऑफ अज्यूमिंग कि आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो ये जो ब्रिटेन की जो मैटर ऑफ ब्रिटेन था, इसके अंडर में जो पोइट्री या फिर स्टोरीज लिखी जाती थी, दे वर ऑल अबाउट द किंग आर्थर एंड द आर्थेरियन लेजेंड। कि आर्थेरियन लेजेंड कौन थे, उनके राउंड टेबल में कितने लेजेंड्स थे, नाइट्स थे, वो सब। सेकेंड जो साइकिल थी विच वॉज द मैटर ऑफ फ्रांस। मैटर ऑफ फ्रांस में मेनली क्या होता था, दे ऑल टॉक अबाउट और डील्स विद द डीड्स ऑफ शार्लेमागे। अब शार्लेमैग्ने जो थे, शार्लेमैग्ने एक रूलर थे फ्रांस में 700 AD के अराउंड में, उनके बारे में था। और थर्ड जो था साइकिल, द मैटर ऑफ रोम, तो ये मेनली बात करते थे अबाउट द स्टोरीज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट और अबाउट द ट्रोजन वॉर। जैसे कि आपने पढ़ा है ट्रोजन वॉर के ऊपर ट्रॉय लिखी गई है। तो ये 3 टाइप ऑफ साइकिल्स थी जिसके अंडर में मेनली वर्क्स लिखे जाते थे। एंड दे ऑल आर अबाउट, फर्स्ट जो थीम है वो है ऑल अबाउट द एडवेंचर, क्योंकि अगर आप ट्रोजन वॉर देख रहे हैं तो उसमें आपको एडवेंचर भी मिलेगा, और अगर नाइट्स के ऊपर देख रहे हैं तो उसमें भी आपको एडवेंचर मिलेगा। सेकंड जो थीम थी वो थी परस्यूट ऑफ कोर्टली लव। कोर्टली लव मतलब कि जो उस टाइम पे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था लवर्स के लिए, उस टाइम पे मिडिल टाइम पीरियड पे, मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड पे एक कोड था लवर्स के लिए विच दे हैव टू फॉलो, तो वो था। और थर्ड था क्वालिटी, कि किसी भी नाइट की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्थर थे, ही वॉज अ काइंड ऑफ वेरी फेमस एंड वेरी ग्रेट काइंड ऑफ नाइट। तो उनके ऊपर भी और जितने भी नाइट्स थे, दे हैव टू फॉलो वही क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये जो कुछ थीम्स थी, तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसमें मेनली हमने मिडिल इंग्लिश को डिस्कस किया है कि किस तरीके से क्रूसेड्स हुआ, किस तरीके से फ्रांस की जो लोग थे यहाँ पर आए, फ्रेंच लोगों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ। 2 अलग अलग जो लैंग्वेजेस थी, ओल्ड और जो मिडिल थी, वो दोनों मिंगल हो गई। मतलब कि फ्रांस की लैंग्वेज मिंगल हो गई लास्ट वाली लैंग्वेज जो थी सेक्शंस की, और एक नई लैंग्वेज बनकर निकली, नई इंग्लिश आई जो कि मिडिल इंग्लिश थे। उसके बाद हमने देखा कि जो चर्च थे उन्होंने अपनी पावर खो दी, और किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ का बर्थ हुआ, और ब्लड शेड की वजह से लोगों ने करप्शन को देखना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा, वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरीके से उस टाइम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डेवलप होती थी, और 3 साइकिल्स वर डेवलप्ड उस टाइम पे, और उसमें कौन कौन सी साइकिल थी। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। यू कैन गो देयर एंड जस्ट प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस कि आपने कितना पढ़ा है, आपको वो चीज़ें करनी आ रही हैं या नहीं आ रही है। फर्स्ट है, ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड मैनी वर्ड्स वर बॉरोड फ्रॉम 2 लैंग्वेजेस। कौन कौन से 2 लैंग्वेज से वर्ड्स को लिया गया था, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि हुई थी 106 में, नॉर्मन फ्रेंच वाज द लैंग्वेज यूज्ड बाय हुम। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसे कौन यूज़ करता था, गरीब, अमीर, रूलिंग क्लास कौन, या फिर अपर क्लास, लोअर क्लास, कौन यूज़ करता था, वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम 3 लैंग्वेज कंट्री फॉर 2 सेंचुरीज। कौन कौन सी 3 लैंग्वेज थी जो उस टाइम पे चल रही थी कॉन्क्वेस्ट होने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रांस इन्फ्लुएंस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो इसमें बताना है कि किस तरीके से जो फ्रांस है उसने इंग्लैंड में आके इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया, वहाँ पे आके इंग्लिश में उन्होंने क्या क्या देना स्टार्ट कर दिया, किस तरीके से इंग्लिश जो थी वो इन्फ्लुएंस हुई। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।